कैसे आप सभी लोग, फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बहुत सारी खबरें हम आपके सामने लेकर आए हैं, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताना है हमारी कवर स्टोरीज में क्या क्या है। बांग्लादेश की हम बात करने वाले। मसूद अजहर का आतंकी मजहर सईद बांग्लादेश को कट्टर पाकिस्तान द्वितीय बनाने के लिए ढाका पहुंच चुका है। इसके बाद विध्वंसक जैवलिन मिसाइल की खबर है। भारत और अमेरिका में हुई इस डील से चीन और पाकिस्तान परेशान है। बात पश्चिम बंगाल की भी होगी, जहां एसआईआर शुरू होते ही घुसपैठियों में भगदड़ मच गई है। सैकड़ों की संख्या में सभी घुसपैठिए जंगलों में सीक्रेट रूट से बांग्लादेश बॉर्डर भाग रहे हैं। लेकिन अभी रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। पुतिन ने 1000 ड्रोन और 80 मिसाइलों से यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा। रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों से दहला यूक्रेन। सबसे ज्यादा नुकसान टेर्नोपिल में हुआ है। टेर्नोपिल में क्रूज मिसाइल से भारी नुकसान की खबर आ रही है। टेर्नोपिल में 26 लोगों की मौत की खबर। ज़ेलेंस्की ने कहा है, और टेर्नोपिल में अब तक की सबसे बड़ी तबाही हुई है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हमले के बाद टेर्नोपिल में बर्बादी की तस्वीर है, जो तस्वीरें ज़ेलेंस्की ने खुद वहां से, ये देखिए जरा, ये ज़ेलेंस्की ने खुद ट्वीट किए, एक्स पर डाली है। क्रेन और जेसीबी लगाकर मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए, बचाव दल के साथ 230 सदस्य रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। टेर्नोपिल में 22 लोग अभी भी लापता हैं। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है, रूस ने टेर्नोपिल में मिसाइल से हमला किया तो खार्किव में शाही ड्रोन से तबाही मचा दी है। खार्किव से ही रशिया के ऊपर अटैक होते हैं। खार्किव में बिल्डिंग से टकराकर ड्रोन ने भारी नुकसान पहुंचाया। तस्वीरें देखिए यहाँ का। एम्बियंस जरा आप करिएगा इसको, ये देखिए जरा। धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है। अब कुपियांस्क का भयानक मंजर आपके सामने आने वाला है। यहां पर स्क्रीन पर ये देखिए जरा। कुपियांस्क खार्किव में ही पड़ता है। वहां रात भर रूस का नॉनस्टॉप हमला जारी रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में कुपियांस्क की लड़ाई सबसे अधिक विध्वंसक मानी जा रही है। एम्बियंस अब करेगा जरा, दिखाइए जरा इसको, किस तरीके से वहां पर ड्रोन अटैक, गोलीबारी, ये गोलीबारी जो हुई है ये ड्रोन को टारगेट करके हो रही है। ये देखिए जरा। यहां कब्जे को लेकर जंग काफी डरावनी है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी हमलों के बीच उसने कई इलाकों को आजाद भी करा लिया है। यूक्रेन के लवीव का हाल भी ज़ेलेंस्की की कम फिक्र बढ़ाने वाला नहीं है। लवीव नेटो देश पोलैंड की सीमा से लगा हुआ शहर है। यहां रूस ने मिसाइल हमला किया है। मिग 31 से घातक इंजल मिसाइलें दागी हैं। क्रूज मिसाइलों के 3 ग्रुप की सुमी से एंट्री देखी गई है। ऐसा दावा है कि रूस ने यूक्रेन के कुल मिलाकर 14 शहरों को टारगेट किया। यूक्रेनी सेना के ठिकानों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी इस बार निशाना बना किया है। यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को ध्वस्त करने के अलावा जान माल का भारी नुकसान हुआ है। बड़ी खबर, और यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। पिछले 48 घंटों में हुए रूसी हमलों का अगर डेटा एनालिसिस करें तो रूस ने यूक्रेन पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं, जिनमें पहली बार शाही ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। 80 से अधिक मिसाइलें लॉन्च की हैं। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं, जिन्हें रूस ने जमीन और आसमान से, समंदर से भी लॉन्च किया है। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन पर 86 गाइडेड बम का इस्तेमाल किया है। सवाल यह है कि पुतिन यूक्रेन पर एकाएक इतने आक्रामक क्यों हो गए? खार्किव से लेकर लवीव और टेर्नोपिल से लेकर कीव तक बारूदी विनाश क्यों ला दिया? तो इसके पीछे 2 खास तरह की थ्योरी सामने आ रही है। पहली है रूस फ्रांस में 2 दिन पहले हुई 100 राफेल जेट फाइटर जेट वाली डील, जिससे क्रेमलिन खासा नाराज है। बताया जा रहा है कि कड़ा संदेश देने के लिए यूक्रेन के सभी डिफेंस सिस्टम को पहले हैक किया गया, फिर हमलों को अंजाम दिया गया। दूसरी खबर जो है, बल्कि दूसरा जो पॉइंट इसमें बताया जा रहा है वो ये है, अमेरिकी ATACMS से रूस के काफी अंदर तक अटैक हुआ है। यह हमला भी 2 दिन पहले हुआ है, और जानकार मानते हैं कि पुतिन का 1000 हमलों वाला नया जवाब असल में ज़ेलेंस्की के साथ साथ ट्रंप को भी वार्निंग है। हालांकि इन्हीं हमलों के बीच बैकडोर चैनल से रूस अमेरिका में शांति को लेकर जो खिचड़ी पक रही है वो भी कम हैरान करने वाली नहीं है। इसी पर 28 सूत्रीय शांति प्रस्ताव से जुड़ी एक बड़ी खबर, 28 पॉइंटर, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, युद्ध रोकने के लिए पुतिन की शर्त मानने को तैयार है अमेरिका। बड़ी खबर,
डोनेस्क, लुहांस्क, केरसन और ज़ेपोरिजिया यूक्रेन को छोड़ना होगा। यह बड़ी खबर है। यूक्रेन को क्रीमिया को भी मानना होगा रूस का हिस्सा। यह बड़ी खबर है। क्रीमिया को यानी सीधे सीधे रूस का हिस्सा। सभी लंबी दूरी की हथियार प्रणाली यूक्रेन को छोड़नी होगी। पीस प्लान में यूक्रेन को अपनी सेना भी पीछे करनी होगी और काफी घटानी होगी। द इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है कि इस पीस प्लान के मुताबिक यूक्रेन को अपने सैनिकों की संख्या को 3 लाख तक करना होगा, जो कि इस समय 8 लाख से अधिक है। और इनमें से 2/3 सैनिक इस वक्त रूस से अलग अलग हिस्सों में जंग लड़ रहे हैं। वैसे जंग रुकवाने के लिए अमेरिका के इस 28 सूत्री बिंदु पर अभी तक ना तो ट्रंप प्रशासन ने सार्वजनिक तौर पर कुछ कहा है, ना ही क्रेमलिन की ओर से इस पर कोई बयान आया है। लेकिन कीव में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ट्रंप के इस पीस प्लान के हिसाब से रूस के सामने यूक्रेन को एक तरह से सरेंडर ही करना होगा। ये सरेंडर ही तो है। यूक्रेन को अमेरिका का जो फ्रेमवर्क है, जो उसकी डॉटेड लाइंस है, उस पर लगभग साइन करना होगा। रूसी भाषा को आधिकारिक मान्यता देने के साथ ही रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च को भी आधिकारिक दर्जा देना होगा। बदले में अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देगा। इसे कह सकते हैं कि पुतिन ने ज़ेलेंस्की को वाया अमेरिका संदेश भिजवाया कि बारूदी डोज लोगे या शर्तें मंजूर हैं। इस सब के बीच में इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या जो हमला हुआ है उसमें डोनाल्ड ट्रंप की सहमति है, यह भी चर्चा चल रही है। खैर, ट्रंप का यह पीस प्लान यूक्रेन के लिए आत्महत्या जैसा है, क्योंकि फिर वहां की जनता ज़ेलेंस्की से सवाल पूछ सकती है कि जब शांति रूस की शर्तों पर ही आनी है, तो फिर इतने दिनों तक युद्ध लड़ने का लाभ क्या मिला? इतने सैनिकों की जान दांव पर लगाने का मतलब क्या निकला? असल में ज़ेलेंस्की के सामने एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है। वो अगर अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो अमेरिका आर्थिक सहयोग रोक देगा, पूरे यूरोप पर दबाव डालकर यूक्रेन को वैश्विक पटल पर अलग थलग कर देगा। वहीं ज़ेलेंस्की अगर ट्रंप की बात मान लेंगे तो उन्हें घर में जनता का आक्रोश झेलना पड़ेगा। हालांकि हम फिर कहेंगे कि इस युद्ध में शांति अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि शांति के प्रयासों के बीच ही यूक्रेन पर रूस के भयानक हमले हुए, नागरिकों की जान जा रही है। ट्रंप इन हमलों से नाराज हैं। उन्होंने कल फिर कहा है कि पुतिन ने उन्हें निराश किया। यूक्रेन में रूसी हमलों से तबाही मची है। यूक्रेन पर अमेरिकी प्रस्ताव मान लेने का भारी दबाव है। ज़ेलेंस्की परेशान है, लेकिन पुतिन, ध्यान से देखिएगा तस्वीरें, उन्हें ना तो ट्रंप की नाराजगी की परवाह है, ना ही नेटो का कोई भय। वो तो बिल्कुल रिलैक्स मोड में। ये देखिए, रोबोट शो देख रहे हैं, एआई रोबोट शो। ये वीडियो देखिए, मॉस्को से वायरल है। यूक्रेन पर रूस जब ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, तब इन्हीं हमलों के बीच पुतिन यह एग्जीबिशन गए। रूस के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट से मिले, जिसका नाम ग्रीन है। उसने पुतिन से बात की, अपनी खूबी बताई, पुतिन के सामने डांस करके अपनी कई कलाएं दिखाई। इस सब के बीच में अगली खबर जरा ध्यान से देखिएगा। शांति दूत के देश की है, जहां अशांति के पैगाम सुनाए जा रहे हैं। हम आपको एक पाकिस्तानी आतंकी का वीडियो दिखाते हैं। इस आतंकी की लोकेशन बांग्लादेश है। यह आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का रहने वाला है, लेकिन एक नेता की तरह यह बांग्लादेश दौरे पर गया, वहां नफरत का प्रचार किया, जिहाद की बात की। ऐसा लग रहा है कि हाफिज और मसूद से उसे यह कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि जाओ बांग्लादेश का ब्रेन वॉश करो, जाओ बांग्लादेश को पाकिस्तान जैसा बना दो, जाओ बांग्लादेश के युवाओं के दिमाग में कूट कूट कर कट्टरपंथ भर दो। यह भारत के पूर्वी बॉर्डर पर बड़ा खतरा है। बांग्लादेश में बड़ी साजिश हो रही है, और इसका डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर पाकिस्तान है, लेकिन स्क्रीन प्ले मोहम्मद यूनुस लिख रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसका वीडियो सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। लगभग 120 सेकंड के इस वीडियो में पाकिस्तानी आतंकी का मिशन बांग्लादेश छिपा हुआ है। नेता की तरह रैली करने वाले, भाषण देने वाले इस आतंकी का नाम मजहर सईद शाह है, जो पीओके में नेता भी रह चुका है। अब वो बांग्लादेश में जिहाद के नाम पर कट्टरता का लेसन दे रहा है। सही मायने में यह बांग्लादेश का हाई वोल्टेज जिहाद है। पाकिस्तान के ये आतंकी बांग्लादेश को 100% अपने कब्जे में करना चाहते हैं। इसके बाद बांग्लादेश में वही होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है।
पाकिस्तान को आतंकिस्तान बनाने के बाद ये अब बांग्लादेश के सियासी सॉफ्टवेयर में आतंक को इंस्टॉल करना चाहते हैं। इसके लिए वीडियो को वो प्रचार का टूल बना रहे हैं। वैसे ऐसे लोगों को देखकर एक बात याद आती है, जब भारत के ब्रह्मोस गिरते हैं, जब भारत के गोले दगते हैं या ड्रोन से हमले होते हैं, तो ये न जाने कौन से बिल में छुप जाते हैं। खैर, ये आतंकी जो खुद को नेता कहता है, उसका नाम है मजहर सईद शाह। नाम बताना जरूरी है क्योंकि उससे कनेक्शन समझ में आएगा। हालांकि इसके काम ऐसे नहीं है कि इसका नाम बताया जाए। ये पीओके में कई बार इसी तरह का भाषण दे चुका है, युवाओं का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की है, लेकिन पीओके की जनता जो है वो समझदार है, वो पाकिस्तानी फौज की पैंटों को उतार कर नीलामी पे लगा देती है। खैर, अब इसका नया ठिकाना शायद इसी वजह से बांग्लादेश है, क्योंकि बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में आम चुनाव हो सकता है। ऐसा लगता है इसकी तैयारी भी कुछ ऐसी ही है। जमाते इस्लामी से क्या कनेक्शन है इसका, आप इस वीडियो के 5 पॉइंट से हाईटेक जिहाद वाली मंशा को समझ सकते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बड़ी संख्या में युवाओं को संबोधित करते हुए मजहर सईद शाह ने अपील की, सोच समझकर चुनाव करना। जिहाद जिंदा है, जिहाद एक धार्मिक कर्तव्य है, सियासत ए इस्लामिया नबी वाला काम है। साथ ही मजहर सईद ने युवाओं को यह भी कहा कि हम एक थे, एक ही रहेंगे। भारत के पूर्वी बॉर्डर पर यह बड़ी चिंता है। इसके पहले आपको भौगोलिक स्थिति समझाते हैं। भारत और बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है। इसमें 3232 किलोमीटर के हिस्से पर बाढ़ लग चुकी है। 864 किलोमीटर अभी बाढ़ रहित है। मतलब यह क्षेत्र घुसपैठियों और आतंकियों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। आपको यह भी बता दें कि 174 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जहां भौगोलिक चुनौतियां हैं। उदाहरण के लिए यह दलदली इलाका है, नदियों और पहाड़ वाला इलाका है, इसीलिए यहां बाढ़ लगाना संभव नहीं है। बाकी इलाके में बाढ़ लगाने की प्रक्रिया चल रही है। यह जानकारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने फरवरी 2025 में दी थी। सोचकर देखिए, बांग्लादेश में इस हाई वोल्टेज जिहाद वाली साजिश सफल हुई तो भारत के लिए कितना बड़ा खतरा होगा। इस तरह के खुले बॉर्डर पर आतंकी आ गए तो क्या होगा। आपकी जानकारी के लिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बांग्लादेश बॉर्डर पर काफी मूवमेंट था, लेकिन हमारे ड्रोन और फौजी वहां पर अलर्ट थे। इस चिंता की वजह यह भी है कि जो आतंकी बांग्लादेश का ब्रेन वॉश कर रहा है, उसका सीधा संबंध जैश ए मोहम्मद से रहा है। मजहर सईद शाह मसूद का करीबी रहा है। वो मसूद को अपना मुखिया मानता है। मसूद के निर्देश पर वो जिहाद की क्लास लगाता है, ब्रेन वॉश का पाठ पढ़ाता है। मजहर सईद शाह के जैश कनेक्शन को डिकोड करने वाला वीडियो भी हमारे पास है जो वायरल हो रहा है। यह आतंकियों के जनाजे की तस्वीर है जिसमें मजहर सईद शाह फ्यूनरल को लीड कर रहा है, मारे गए आतंकियों को सम्मान दे रहा है। यह मुजफ्फराबाद का वीडियो है जहां आतंकी कैंप में आतंकियों के जनाजे में मजहर सईद शाह शामिल है। बांग्लादेश में कट्टरता की कहानी सिर्फ एक आतंकी, एक वीडियो, एक भाषण तक सीमित नहीं है। खबर है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार बांग्लादेश में जमातियों और जिहादियों पर न सिर्फ रहम कर रही है बल्कि छूट भी दे रही है। इसमें 2 संगठनों का नाम मुख्य रूप से आ रहा है। एक है जमाते इस्लामी, जिसका प्रमुख शफीकुर रहमान है। ये संगठन कट्टरता के लिए कुख्यात है। दूसरा है बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी कमान इस वक्त खालिदा जिया के हाथों में है। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की सत्ता में कट्टरपंथियों और आतंकियों का प्रभाव बढ़ा है जब से शेख हसीना को सजाए मौत दी गई है। कट्टरपंथियों को जिहाद फैलाने का लाइसेंस मिल गया है। यह भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले बीएनपी को सत्ता में लाने की तैयारी है। खबर यह भी है कि कट्टरपंथी जमाते इस्लामी को खुली छूट दी गई है। दावा है कि बांग्लादेश में मीडिया हाउस, न्यायपालिका और जांच एजेंसियों पर जमाते इस्लामी का कब्जा हो रहा है। चिंता की बात यह है कि भारत के लिए पूर्व में दूसरा पाकिस्तान बन रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश में सोचिए, शेख हसीना के समय पर बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस और बिजनेस कॉन्क्लेव्स होते थे और अब कट्टरपंथी क्लास ले रहे हैं। खैर, ये कट्टरपंथी बड़े परेशान हैं, जो हमारी अगली खबर है उससे, और इससे परेशान 2 और मुल्क भी हैं। भारतीय सेना को अब ऐसे 2 ब्रह्मोस मिलने वाले हैं जो कुछ ही सेकंड में दुश्मनों के टैंक, बंकर और कैंप को तबाह कर सकते हैं। ट्रेलर यूक्रेन में आप देख चुके हैं। एक का नाम है जैवलिन और दूसरे का नाम है एस्कैलिबर स्मार्ट गोल्ड, एस्कैलिबर स्मार्ट बॉम्ब्स। आप में से बहुत से लोगों ने रूस यूक्रेन युद्ध के वीडियो देखे होंगे जिसमें यूक्रेनी सैनिक एक छोटे से मिसाइल सिस्टम को अपने कंधे पर रखते हैं। जैसे ही कोई रूसी टैंक
उनके टारगेट पर आता है, मिसाइल फायर होता है और अगले कुछ सेकंड में टैंक तबाह हो जाता है। कंधे पर रखकर बेसिकली उसमें एक आई पीस लगा रहता है, उससे निशाना लगाया जाता है, टक करके एक आवाज आती है, इसका मतलब टारगेट लॉक हो गया है और फिर सीधे फायर कर दिया जाता है। ये देखिए जरा, ये है जो हम आपको दिखा रहे हैं जैवलिन का कमाल। टैंकों को तबाह करने वाले इसी छोटे से मिसाइल सिस्टम का नाम जैवलिन है। यही वो हथियार है जिसने रूस यूक्रेन युद्ध में T-72, T-90 जैसे रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। यूक्रेन को यह हथियार अमेरिका से मिला था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इसे भारत को बेच रहे हैं। अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने इस डील को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक जैवलिन मिसाइल सिस्टम वाली यह डील करीब 405 करोड़ रुपए में हुई है। इस डील के मुताबिक 100 जैवलिन मिसाइल, 25 जैवलिन लाइट वेट कमांड लॉन्च यूनिट मिलेंगे। इसके अलावा इसमें ट्रेनिंग और स्पेयर पार्ट्स का खर्च भी शामिल है। जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल पूरी दुनिया में अपने हल्के वजन और आसान इस्तेमाल के लिए मशहूर है, जो 4 किलोमीटर दूर से दुश्मन के टैंक को निशाना बना सकता है। इस काम को पूरा करने में जैवलिन मिसाइल को सिर्फ 15 से 25 सेकंड का वक्त लगता है। 150 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आती मिसाइल से दुश्मन का बचना करीब करीब नामुमकिन है। इसका वजन करीब 22 किलो और लंबाई 1 मीटर से ज्यादा है। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसे फायर एंड फॉरगेट की श्रेणी में रखा जाता है, यानी इसे फायर करने के बाद सैनिक का काम खत्म। सैनिक फायरिंग के तुरंत बाद अपनी जगह बदल लेते हैं या किसी दूसरे खतरे से निपटने के लिए इसे रीलोड कर सकते हैं। फायरिंग की बात करें तो सैनिक जैवलिन मिसाइल को कंधे पर रखता है। इसका CLU यानी कमांड लॉन्च यूनिट टारगेट को ढूंढने में मदद करता है। जैसे ही टारगेट लॉक होता है, मिसाइल फायर की जाती है। 10 से 15 मीटर सीधा जाने के बाद मिसाइल पहले तेजी से ऊपर की तरफ उठती है, फिर इंफ्रारेड तरंगों से टारगेट की पहचान करती है, टारगेट वाले टैंक के ऊपर पहुंचकर सीधे नीचे की तरफ आती है और टैंक के सबसे कमजोर ऊपरी हिस्से पर अटैक करती है, जिससे कुछ ही सेकंड में पूरा टैंक तबाह हो जाता है। अगर टारगेट के ऊपर पहुंचना संभव ना हो तो डायरेक्ट मोड का भी इस्तेमाल किया जाता है। बिल्डिंग में छिपे दुश्मनों और हेलीकॉप्टर जैसे टारगेट्स पर हमला करने के लिए ऐसा किया जाता है। जैवलिन मिसाइल की ताकत भी इसे खास बनाती है। यह 760 मिलीमीटर से ज्यादा मोटे स्टील या कंक्रीट को भेज सकती है, वो भी हर मौसम में, फिर चाहे धुआं हो या कोहरा। यह मिसाइल -45 से 60 डिग्री तापमान तक काम कर सकती है। जैवलिन को सबसे पहले यूएस आर्मी और मरीन कॉर्प्स के लिए बनाया गया था। 90% से ज्यादा सक्सेस रेट ने जल्द ही इसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया और इसे टैंक किलर कहा जाने लगा। यहां यह आपको जरूर बता दें कि भारतीय सेना के पास पहले से कुछ जैवलिन मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें खास तौर पर चीन और पाकिस्तान की सीमा पर काम कर रहे हैं। इनके रहते दुश्मन के टैंकों का भारतीय सीमा के करीब आ पाना मुमकिन नहीं है। अमेरिका से सिर्फ भारत को जैवलिन मिसाइल ही नहीं, बल्कि एक ऐसा स्मार्ट आर्टिलरी बॉम्ब भी मिलने वाला है जिसकी ताकत 10 पारंपरिक गोलों के बराबर है या बॉम्ब के बराबर है। इसे सुपर बॉम्ब को एस्कैलिबर प्रोजेक्टाइल कहते हैं। डील के मुताबिक भारत को 216 एस्कैलिबर बॉम्ब मिलेंगे। यह एक लेजर गाइडेड बॉम्ब है जो सटीक हमले करने में सक्षम है। एस्कैलिबर बॉम्ब बारूद को हॉट्जियर तोप से फायर किया जा सकता है। इसके अलावा कई आर्टिलरी सिस्टम से इसे फायर करना संभव है। अलग अलग आर्टिलरी सिस्टम के साथ इसकी रेंज 40 से 70 किलोमीटर की होती है। एक एस्कैलिबर प्रोजेक्टाइल बड़े इलाके को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका इस्तेमाल दुश्मन की चौकियों या कैंपों को तबाह करने के लिए किया जाता है। जैवलिन एक काफी आधुनिक हथियार है जो कि 2 लोग लेके चल सकते हैं। ये फायर एंड फॉरगेट है, टैंक के ऊपर से हमला कर सकता है और ये एक जैम करना भी इसको बड़ा मुश्किल है। बहुत ज़रूरी कदम है और वैसे भी भारत और अमेरिका के डिफेंस रिश्ते जो हैं ये बहुत मजबूत हैं और इसी प्रकार से ये गो अहेड मिल गया है अमेरिका से ये ये एमुनेशन लेने के लिए। ये सटीक वेपन सिस्टम है और तकरीबन 2.5 से 50 किलोमीटर रेंज है इसकी, जो कि एक भारत की सेनाओं के लिए ताकत में बहुत बड़ा इजाफा करेगा। खास तौर से जब हम कहीं हमला करने जा रहे हैं उससे पहले दुश्मन की पोस्ट को, उनकी कमांड पोस्ट को, कम्युनिकेशन सिस्टम को, लॉजिस्टिक बेसिस को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर सकता है। ये जैवलिन मिसाइल जो है ये ऊपर ट्रैजेक्टरी लेती है और ऊपर से फिर नीचे को मारती है, जो सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है टैंक का। और इसलिए एक तरफ से वो भी एक तरफ से कारगर सिस्टम बन जाता है। और अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, चलते हैं बिहार, जहां से आज एक नई शुरुआत कह सकते हैं क्या,
खैर, नीतीश 10.0 शुरू हो चुका है। सरकार की पूरी डिटेल समझने से पहले फिक्र के फैंस को एक तस्वीर दिखाते, ये देखिए जरा। इसमें आपको सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते हुए नजर आ रहे होंगे। ये पटना एयरपोर्ट का वीडियो है। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली लौटने के लिए वहां पहुंचे। उन्हें छोड़ने के लिए खुद नीतीश कुमार एयरपोर्ट पर आए। कुछ देर तक दोनों की बातचीत हुई। एक दूसरे का हाथ पकड़कर दोनों बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चलने की बारी आई, नीतीश ने प्रधानमंत्री के पैर छू लिए। हालांकि पीएम मोदी ने उनका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद नमस्कार करते हुए विमान की तरफ बढ़ गए। इस वीडियो में बिहार में राजनीति शुरू होते देर नहीं लगी है। आरजेडी की भी नजर इस पर थी। सोशल मीडिया पर यह हिस्सा शेयर करते हुए पार्टी ने बस इतना लिखा, वीडियो में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। खैर, आगे बढ़ते हैं। पटना में आज नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गांधी मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के सीएम शामिल हुए। नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। नीतीश की नई सरकार में सीएम समेत कुल 27 मंत्री शामिल हुए। करीब 36 मिनट तक चले इस शपथ समारोह की 2 तस्वीरें काफी खास और वायरल हैं। एक वीडियो में सेंटर पॉइंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। गांधी मैदान में उन्होंने गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया, मंच पर झुककर जनता को नमस्कार किया। नीतीश का हाथ अपने हाथों में लेकर एकजुटता और शक्ति का संदेश दिया। इस दौरान नीतीश मंद मंद मुस्कुराते दिखे। लेकिन शपथ ग्रहण से आई दूसरी तस्वीर काफी अलग है और चर्चा में भी। आप भी देख सकते हैं, आज बिहार में मंत्रियों को ग्रुप में शपथ दिलाई गई। 5-5 के समूह में वो मंच पर आए और शपथ लेते रहे। आवाज ऐसी गूंज रही थी जैसे मंत्रोच्चारण चल रहा हो। बहुत साफ साफ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आमतौर पर यह देखा जाता है कि एक मंत्री एक बार में शपथ लेते हैं। राज्यपाल उनकी भाषा और उनके द्वारा इस्तेमाल शब्दों पर काफी ध्यान देते हैं। ये कोशिश रहती है कि शब्दों का गलत उच्चारण ना हो, क्योंकि इससे शपथ का मतलब ही बदल जाता है। यानी शपथ दिलाने वाला सिर्फ शपथ पढ़वाता नहीं है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि शपथ अपने भाव और गंभीरता के साथ ली जाए। आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। 2015 में जब तेज प्रताप यादव ने गलत शपथ पत्र पढ़ा, तो तब के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने उन्हें दोबारा सही से पढ़वाया। यानी ये काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आज जब शपथ हो रही थी, तो इसमें एक साथ कई मंत्री शपथ ले रहे थे। किसी की आवाज स्पष्ट नहीं थी। संभव है कि गलतियां भी हुई हों, लेकिन समूह के चलते आवाज दब गई होगी। वैसे इस दौर में यह देखा गया है कि जब भी मंत्रिमंडल बड़ा होता है और वक्त कम, तो इसी तरह सामूहिक शपथ की व्यवस्था की जाती है। लेकिन इसमें खतरा यह है कि गलतियां पकड़ में नहीं आती, जिससे शपथ का भाव बदलने का जोखिम रहता है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ करता हूँ। मैं सम्राट चौधरी, मैं विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे। जनता ने जितना बड़ा आशीर्वाद दिया है, उतनी ही मेहनत से बिहार के विकास में हम सब लोग एड़ी चोटी एक करेंगे। तो मोदी अंकल का काफ़ी उनका भी योगदान है, पिताजी का योगदान है। तो हम सबका जो एनडीए परिवार है, उस पर सब जनता ने विश्वास किया है। बहुत सारा उम्मीद है। उम्मीद पहले भी पूरा हुआ है, सरकार से आगे भी होगा। इस बार प्रचंड बहुमत से जीते, उसमें महिलाओं की कहीं न कहीं भूमिका सर्वोपरि रही है। जो भी लोग आए हैं कैबिनेट में, देख रहा हूँ सारे लोग एक जिम्मेवार हैं, और जो भी जिम्मेवारी मिलेगी पूरे बिहार में हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे। इस पार्टी की खासियत है कि एक समान कार्यकर्ता को भी अवसर देती है विधायक बनने का, मंत्री बनने का। शायद दूसरे दलों में ये संभव नहीं है। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको अपने 100% क्षमता के अनुसार उसका निर्वहन करेंगे, और आगे पोर्टफोलियो जब बटेगा तो सबको पता चल जाएगा। कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में जाति अहम फैक्टर है। मंत्रिमंडल के जरिए भी यह समीकरण
समझा जा सकता है, जिसमें हर वर्ग को शामिल करने की कोशिश की गई है। बिहार सरकार में आज मुख्यमंत्री समेत 27 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें सामान्य वर्ग के 8 मंत्री हैं, जिनमें राजपूत 4, भूमियार 2, ब्राह्मण 1 और काय समुदाय से 1 हैं। पिछड़ी जातियों से 9 मंत्री शामिल किए गए। इनमें कुशवाहा 3, कुर्मी 2, वैश्य 2 और यादव समुदाय से 2 हैं। अति पिछड़ी जातियों के खाते में 3 मंत्री बने हैं। इनमें मल्लाह 2 और ईबीसी कोटे से 1 है। नीतीश कैबिनेट में सबसे ज्यादा 5 दलित कोटे से मंत्री बनाए गए हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय की संख्या 1 है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नीतीश कैबिनेट में जाति समीकरण का भी खूब ख्याल रखा गया है। राजपूत और दलित समुदाय से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। इसके बाद भूमियार और कुशवाहा समुदाय को तरजीह दी गई है। नीतीश कुमार ने यादव समीकरण को भी साधा है। 14% आबादी वाले यादव समुदाय के 2 मंत्री बनाए गए हैं। नीतीश कैबिनेट को डिकोड करने पर पता चलता है कि इसमें नए और पुराने चेहरों का मिश्रण है, जबकि पिछली सरकार में कई मंत्रियों का पत्ता कट गया। नीतीश के अलावा आज कुल 26 विधायक मंत्री बनाए गए। पिछली सरकार के 19 मंत्रियों की छुट्टी हो गई है, जबकि 12 नए मंत्रियों को एंट्री मिली है। जेडीयू कोटे से 8 मंत्री बने हैं। पार्टी ने अपने सभी 8 मंत्रियों को रिपीट किया है। इधर बीजेपी ने मात्र 5 मंत्रियों को रिपीट किया है, जबकि 6 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। एलजेपी के दोनों चेहरे नए हैं। वहीं आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे भी राजनीति के लिए नए चेहरे हैं, जिनको मंत्री बनाया गया है। चिराग और कुशवाहा के पिछली सरकार में विधायक नहीं थे। जिन विधायकों को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, उनमें रेणु देवी, नीरज सिंह, बबलू और जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी, जनक राम, नीतीश मिश्रा, विजय मंडल और प्रेम कुमार जैसे नाम शामिल हैं। इनके अलावा पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। पिछली सरकार में मंत्री रहे सुमित सिंह चुनाव हार गए हैं। एक अन्य मंत्री मोतीलाल प्रसाद को टिकट नहीं मिला था। वैसे आगे चलकर कैबिनेट का विस्तार भी होना है, यानी जिनका नंबर अभी नहीं आया है वो तब तक उम्मीद बनाए रख सकते हैं। उस वक्त जो भी अपडेट होगा हम आपको सबसे पहले डिकोड करके बताएंगे। अब एक अहम खबर की ओर बढ़ते हैं और जरा ध्यान से देखिएगा। यह अपडेट सुप्रीम कोर्ट से है। आज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर जो फैसला आया उसमें हर पक्ष अपनी जीत देख रहा है। आदेश कुछ ऐसा है जिसमें सबके लिए उम्मीद है, इसीलिए इसकी व्याख्या भी उसी तरह से हो रही है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर मंजूरी की समय सीमा तय करने को लेकर 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 111 पन्नों का जजमेंट दिया है। जजों की ओपिनियन को आप इन पॉइंटर्स के जरिए समझ सकते हैं। सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ के मुताबिक अदालत राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं कर सकती, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने यह भी माना है कि विधेयकों पर राज्यपाल अनिश्चित काल तक रोक नहीं लगा सकते, यानी एक उचित समय में निर्णय लेना होगा। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक रूप से राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकती। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों के संबंधों में राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इस आधार पर पीठ ने कहा कि तमिलनाडु मामले में 2 जजों की पीठ का दिया गया निर्देश गलत है। कोर्ट ने भले ही कोई समय सीमा नहीं तय की, लेकिन आर्टिकल 200 के तहत बिल को लेकर राज्यपालों के 3 विकल्प जरूर स्पष्ट कर दिए। राज्यपाल विधेयक को या तो मंजूरी दे सकते हैं, कुछ कमेंट के साथ विधानसभा को लौटा सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, यानी अनंत काल तक उस बिल की फाइल अपने पास दबाकर नहीं बैठ सकते हैं। तो अब सवाल है कि अगर आगे भी राज्यपाल ने लंबे समय तक बिल लटकाने वाला कार्य किया तो फिर क्या होगा। आदेश के मुताबिक उस परिस्थिति में कोर्ट का दरवाजा खुला है और सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकती है। आर्टिकल 200 के तहत ही उचित समय सीमा में उनसे अपना कर्तव्य निभाने के लिए कह सकती है। राज्यपाल को उनके निर्णयों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन संवैधानिक कोर्ट उनके निर्णयों की जांच कर सकता है। दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल ने सरकार के बिल अनिश्चित काल तक लंबित रखे थे, जिसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। उस याचिका पर इस साल अप्रैल में 2 जजों की पीठ ने फैसला देते हुए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए 3 महीनों की समय सीमा तय कर दी थी। साथ ही गवर्नर की तरफ से देरी को गलत माना था।
यही नहीं, लंबित बिलों को भी अनुच्छेद 142 की विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए स्वीकृति दी गई थी। सर्वोच्च अदालत के उस फैसले को राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों में दखल माना गया और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति ने संवैधानिक पीठ से राय मांगी थी, जिस पर आज यह फैसला आया। The Honorable Supreme Court has concluded that the power under Article 200 and 201 of the Constitution of India is a discretionary power and the governor is not bound by the advice of the Council of Ministers in the matter of taking decision on a bill. Suppose governor வந்து unnecessary delay பண்ணா சம்பந்தப்பட்ட மாநிலம் வந்து உச்சநீதிமன்றத்தை அணுகி இந்த மாதிரி நாங்க வந்து ஒரு சட்டத்தை இயற்றி இருக்கிறோம், அதை வந்து கவர்னர் வந்து அசென்ட் கொடுக்காம வச்சிருக்காங்க, unnecessary டிலே பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அதனால அந்த டிலே பண்ண கூடாது, பண்ணது தப்பு என்ற ஒரு லிமிட்டட் ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து The Supreme Court has made it very, very clear that the governor is still an S-man, a postmaster and a rubber stamp. Beyond that, he does not have any other powers. He does not have a pocket veto. There is not a fourth option that the governor can reject a bill. पूरी विधानसभा ने एक कानून बनाया है और आपको सिग्नेचर करने हैं। अगर आपको लगता है कि इसे वापस जाना चाहिए तो वापस भेज दीजिए। इसमें देर करना, ताखीर करना तो लोकतंत्र को कमजोर करने के मुताबिक है। वैसे आप सभी की जानकारी के लिए इस जजमेंट को सबसे ध्यान से किसने सुना होगा आज? सोचिए जरा, धनखड़ साहब ने। खैर, अब चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां एसआईआर वाला डर चल रहा है। सोचिए जरा, बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया जारी है। चुनाव आयोग की तरफ से बूथ लेवल पर मतदाताओं की जानकारी जुटाई जा रही है। इस वजह से बांग्लादेश के घुसपैठियों में इस पड़ताल का डर देखा जा रहा है। जानकारी मिली है कि एसआईआर वाले डर की वजह से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर पार करने की कोशिश में हैं। हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ 24 परगना जिले में हकीमपुर, तराली और जयानगर इलाकों में सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए वापस बांग्लादेश जाने की फिराक में हैं। ये ज्यादातर वो लोग हैं जिनके पास भारतीय नागरिकता के वैध दस्तावेज नहीं हैं। ऐसे में उन्हें डर है कि वो एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पकड़े जा सकते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि हमारा बॉर्डर कितना बड़ा और कितना पोरस किन इलाकों पर है। बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक वापस बांग्लादेश जाने वाले नागरिकों का चेहरा और फिंगरप्रिंट्स स्कैन किए जा रहे हैं। पूरी जांच की जा रही है ताकि वो दोबारा अवैध तरीके से वापस ना आ सके। उस पैटियों में भागम भाग वाली रिपोर्टिंग के लिए TV9 संवाददाता रविशंकर दत्ता बांग्लादेश बॉर्डर भी पहुंचे। इस दौरान कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई हैं। पता चला है कि जंगल के रास्ते घुसपैठ होती है। कुछ एजेंट पैसे लेकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में एंट्री दिलाते हैं। आप खुद देखिए कैसे TV9 के कैमरे पर बांग्लादेश से आए लोगों ने इसकी गवाही दी। नॉर्थ 24 परगना में भारत बांग्लादेश बॉर्डर का सबसे बड़ा समस्या है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बांस की झाड़ी। ऐसा रात के अंधेरे में बांग्लादेशी जो इलीगली नॉन फेंस बॉर्डर से भारत घुस जाते हैं, ऐसे बांस बागान में आके बैठ जाते हैं और यहाँ से कहा जा रहा है ऐसे कि यहाँ से जो दलाल आता है पैसा लेके यहीं से चोरी छुपे रास्ते उनको भारत पहुँचा देता है। इस वक्त ऐसा एक नॉन अनआइडेंटिफाइड लोकेशन में हम हूँ। आप देख सकते हैं कैसे गंभीर ये बांस का जंगल है और यहाँ पे लोग अगर आके बैठ जाते हैं तो किसी को नहीं पता चलेगा। बीएसएफ के सूत्र मुताबिक हम लोगों को पता चला है कि ऐसे वो रात के अंधेरे में ऐसे फेंस के अंदर फेंस क्रॉस करके ऐसे बांस झाड़ के अंदर आके बैठ जाते हैं और वहीं पे वेट करते हैं जब दलाल आती है, उसके बाद पैसा लेके चोरी छुपे रास्ते से वो पहुंच जाते हैं भारतवर्ष। আপনারা এসেছিলেন কিভাবে? কোনো দালাল ধরে এসেছিলেন বা কাগজপত্র নিয়ে এসেছিলেন কিভাবে? না, দালাল ধরে আইছিলাম আমরা। আচ্ছা, কত টাকা নিয়েছিল দালাল? দালাল নিল এক একজনের কাছ থেকে এক এক রকম নেয়, কারো কাছে 10,000। একটু যদি বলেন। 10,000 টাকা। 10,000 টাকা। बीएसएफ के जो जवान हैं वो नज़रदारी, कड़ी नज़रदारी यहाँ पे रख रहे हैं और आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं, आप फिर समझेंगे कि कितना पास है बांग्लादेश। देखिए ये जो सामने आपको ये जो हट्स दिख रहे होंगे, ये घर दिख रहे होंगे, ये बांग्लादेश के एक छोटी सी गांव है और रात के अंधेरे में जो लोग आते हैं
वो अब वापस जाना चाह रहे हैं। बीएसएफ तो कड़ी नजरदारी इसमें रखती है, लेकिन कुछ जगह पे रात के अंधेरे में चोरी छुपे जो लोग घुस आते हैं, आज वो एसआईआर का डर से वापस जाना चाहते हैं। फिक्र में अब धर्म ध्वजा की बात जो रामनगरी अयोध्या में लहराने वाला है। आज से सिर्फ 4 दिन बाद 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 25 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी बटन दबाकर ध्वज को फहराएंगे। उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। इसके लिए दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त तय किया गया है। केसरिया रंग के इस खास ध्वज पर सूर्य, ओम और अयोध्या के शाही वृक्ष कचनार के प्रतीक बने हुए हैं। ये सभी चिन्ह सूर्यवंश के प्रतीक हैं। वैदिक मंत्रों के बीच ध्वजारोहण होगा। ये ध्वज अयोध्या पहुंच चुका है। इसका वजन 4 किलो है। इसकी चौड़ाई 11 फीट और लंबाई 22 फीट है। ध्वजारोहण की अंतिम तैयारियों को देखते हुए अयोध्या नगर निगम भी मिशन मोड में है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह से पहले नगर निगम ने स्वच्छता अभियान चलाया। मेयर और निगम कमिश्नर खुद सफाई करते दिखे। ध्वजा बनने और इस कार्यक्रम की तैयारियों पर आधारित ये रिपोर्ट देखें। कश्यप, इस ध्वजा के बारे में बताइए, कितनी विड्थ है इसकी, कितनी लंबाई है इसकी, क्या क्या लेयर्स हैं, किस तरीके से बनाई गई? जय श्री राम। बेसिकली ये ध्वजा की जो खासियत है वो विड्थ में है 11 फीट और इसके जो लेंथ है वो 22 फीट है। और इसका मटेरियल का बात करें तो ये कोविदार वृक्ष बोलते हैं इनको, और ये सूर्य भगवान का जो भी है प्रतीक वो है, और 3 लेयर में फैब्रिक ध्वजा बनाई हुई है। मेरे मदर फादर को अभी वहाँ पे बुलाया है, उनको यजमानी का मौका मिला है ध्वजदंड की पूजा के लिए। राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर जो ध्वज दंड लगा है उस ध्वज दंड पर ध्वज चढ़ाया जाएगा। बड़ी खुशी की बात है कि मंदिर बनने के बाद में झंडारोहण जो है वो होने जा रहा है, और देश दुनिया की निगाहें अयोध्या पे लगी हुई थी। आज भगवान राम का मंदिर बन चुका है और सारे लोग, पूरे देश के लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं। और फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, इलॉन मस्क की। दोनों की एक साथ 6 महीने की कड़वी लड़ाई के बाद ट्रंप और मस्क फिर से एक साथ दिखाई दे रहे हैं। लगता है दोस्ती हो गई है। ट्रंप और मस्क की दोस्ती की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। पहले दोनों एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे। हर रैली में ट्रंप और मस्क एक साथ दिखाई देते थे। फिर एक बिल को लेकर ऐसा बवाल हुआ कि दोनों ने एक दूसरे के लिए मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी, और अब मस्क और ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर चीयर्स कर रहे हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सम्मान में आयोजित ट्रंप के स्टेट डिनर में इलॉन मस्क शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं जब ट्रंप अपनी पत्नी मेलेनिया और क्राउन प्रिंस के साथ आ रहे हैं तब उनके स्वागत में इलॉन मस्क सबसे आगे हैं। अब इस वीडियो को दूसरे एंगल से देखिए। ट्रंप अपनी पत्नी मेलेनिया के साथ जब पहुंचे तो सामने इलॉन मस्क थे। ट्रंप ने प्यार से इलॉन के पेट पर हाथ मारा। मस्क ने मुस्कुराते हुए अपने सिर हिलाया। ऐसा लगा ट्रंप और मस्क के बीच सारे मतभेद खत्म हो चुके हैं। अब वो पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। इलॉन मस्क ने भी अपने एक्स हैंडल पर 2 तस्वीरें पोस्ट की हैं जिसमें वो सऊदी अरब से आए बिजनेस डेलीगेशन के साथ हैं। सामने डोनाल्ड ट्रंप हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो उन्होंने अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए किया है। ट्रंप और मस्क के बीच मई में हुए विवाद के बाद पहली बार सितंबर में बातचीत हुई। तब दोनों उटाहा की एक यूनिवर्सिटी कैंपस में गोलीबारी में मारे गए चार्ली कर्क को श्रद्धांजलि देने आए थे। इस कार्यक्रम में 20,000 से ज्यादा लोग जुटे थे। तभी ट्रंप और मस्क एक दूसरे के बगल में बैठे थे और बातचीत करते हुए नजर आए थे। दोनों में झगड़े की शुरुआत ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर हुई थी। मस्क ने कहा था कि यह बिल अमेरिका को बर्बाद कर देगा। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि मैं तुम्हारी सब्सिडी बंद कर दूंगा। फिर मस्क ने अमेरिका में नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया था।